आप सभी का एनटीपीसी की क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, हम जनरल अवेयरनेस का यह पार्ट नंबर 3 लेकर दोबारा आए हैं और इससे पहले हमारे 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो एनटीपीसी की प्लेलिस्ट बनी बनी हुई है, आप वहां से 2 पार्ट देख सकते हैं। और इसका जो एक पार्ट था वह आपका रीजनिंग का भी था, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस जो होता है वो आपका सेम होता है, चाहे आपका रेलवे हो, रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो। जो आपका यह होता है जनरल अवेयरनेस वो आपका सेम ही होता है, जिसमें जीके के साथ साथ आपके करंट और भूगोल यानी हर तरह के क्वेश्चन आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इससे पहले हमारे देखिए 61 नंबर से तो है, इससे पहले हमारे रीजनिंग है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, निर्देश दे रखा है और कह रहा है केरल मुरलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए पहला क्या कह रहा है कथन कि कलाकार चित्रित परंपराओं के लिए रामायण और महाभारत के मौखिक परंपराओं और स्थानीय संस्करणों से प्राप्त स्रोत है। और यही सेकंड कह रहा है, केरल के चित्रकारों ने नायक और विजयनगर स्कूल से कुछ शैलीगत तत्वों को जो है अपनाया था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से आपका कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। तो देखिए आपके कथन कितने दे रखे हैं, तो कथन आपके 4 कथन दे रखे हैं और आपको सत्य कथन बताना है। तो देखिए 61 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, आपका एक और दोनों हमारे सत्य हो जाएंगे। देखिए केरल के चित्रकारों द्वारा अगर बात करें तो 16वीं और 18वीं शताब्दी तक की अवधि के दौरान नायक और विजयनगर से स्कूलों से कुछ शैलीगत तत्वों का भेदभाव करते हुए अपनी खुद की एक चित्रात्मक भाषा और तकनीकी विकसित की। अधिकांश आख्यान हिंदू पौराणिक कथाओं के उन प्रकरणों पर आधारित थी जो केरल में लोकप्रिय था। आज भी लगभग अगर आज भी देखें तो अधिकांश यह भाषा और तकनीकी विकसित थी और जो केरल में लोकप्रिय था। लगता है कि कलाकार चित्रित परंपराओं के लिए मौखिक परंपरा और रामायण और महाभारत के स्थानीय संस्करणों से आपके उत्पन्न होती हैं। तो विकल्प नंबर सी हमारा पहला और दूसरा विकल्प जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 62 विकल्प नंबर हमारा क्या कह रहा है कि निर्देश दे रखा, कह रहा गंधार कला स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए पहला कह रहा कि गंधार में मूर्ति कला परंपरा पर आपके बैक्टीरिया पार्थिया और स्थानीय गंधार परंपरा का संगम था। और यही आपका सेकंड विकल्प क्या कह रहा है, सेकंड विकल्प कह रहा है कि गंधार कला एक अत्याधुनिक अवस्था में बुद्ध के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में आंखें आधी जो है आपकी बंद है बुद्ध की। तो उपरोक्त में से आपका कथन कौन सा सही है, तो इसमें देखिए इसमें भी आपके 4 कथन दिए गए हैं, 4 कथन इसमें भी हैं जो कि आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। तो देखिए 62 का विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए आपका विकल्प नंबर इधर मिलेगा ऊपर की साइड। क्वेश्चन थोड़ा सा आपके 2 क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग थे, बाकी आपके क्वेश्चन थोड़े थोड़े छोटे मिलेंगे आगे। तो देखिए इसमें विकल्प नंबर सी हो जाएगा, पहला और दोनों हमारे सत्य हो जाएंगे। देखिए अगर बात करें तो पहली शताब्दी जो आपकी थी वह गंधार और पाकिस्तान में उत्तर भारत में मथुरा और आंध्र प्रदेश में बेगी कला के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरे। प्रतीकात्मक रूप से बुद्ध को मथुरा और गंधार में मानव रूप मिला। गंधार में मूर्तिकला परंपराओं पर बैक्टीरिया पार्थिया और स्थानीय गंधार परंपरा का संगम था। गंधार कला एक अत्याधुनिक अवस्था में बुद्ध के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में आंखें जो उनकी हैं वह आधी बंद है, अतः विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए फिर आपका ये कह रहा है कि मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित आपको कथनों पर विचार करना है। तो देखिए क्या कह रहा है आपका, एनटीपीसी है ना, थोड़ा सा इस वजह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बस समझने का फेर है। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध को मथुरा का एक मानव रूप मिला है। और यही सेकंड कह रहा है कि मथुरा कला स्कूल का सबसे अच्छा उदाहरण पंजाब में संघोल में पाई गई स्तूप की मूर्तियां हैं। और यही थर्ड कह रहा कि मथुरा में केवल बुद्ध चित्र पाए जाते हैं और यह आपके वैष्णव या शैव शैव की
कोई प्रतिमा नहीं मिली है। तो देखिए इसमें बात करें 63 का हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा। देखिए आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। देखिए अब दिख रहा होगा चारों विकल्प। देखिए 63 का भी हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। देखिए पहला और दूसरा हमारे सत्य हो जाएंगे। अगर बात करें तो देखिए पहली शताब्दी 1 मिनट 62। हाँ तो देखिए अगर बात करें पहली शताब्दी में गंधार पाकिस्तान, उत्तर भारत में मथुरा और आंध्र प्रदेश में बेगी कला के महत्वपूर्ण जो आपके महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरे थे। और प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध को मथुरा और गंधार में मानव रूप मिला। इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण पंजाब में संगोल में पाई जाने वाली आपकी मूर्तियां हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला ही। देखिए आपका 62 और 63 आपके सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन से आपके दो जो क्वेश्चन बना रखा है। आगे देखिए यही कह रहा है कि 64 नंबर कह रहा है कि आपका निर्देश दे रखा है। कह रहा भरहुत की मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए कह रहा कि भरहुत की कथा कला मूर्तियों में बुद्ध के पिछले जन्म के जातक को दर्शाई है। और यहीं सेकंड कह रहा कि कई बार एक भौगोलिक स्थान पर एक से अधिक घटनाओं को चित्रित स्थान पर संयोजित किया जाता है। तो विकल्प देखिए ऊपर दिए गए कथनों में आपका कौन सा कथन सही है। देखिए आपके 3-4 क्वेश्चन बड़े हैं, उसके बाद आपके छोटे क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। देखिए पहला और दूसरा, विकल्प नंबर सी पहला और दूसरा, यानी पहला और दूसरा हमारे करेक्ट हो जाएंगे। देखिए भारत हुत में कथा पट्टी कम पात्रों के साथ दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है कहानी में मुख्य चरित्र के अलावा अन्य भी चित्र आपके स्थान दिखाई देने लगते हैं। भरहुत की कथा कला मूर्तियों में बुद्ध के पिछले जन्म की जातक को दर्शाई गई है। सांची की सजावटी कला और मथुरा के जैन स्तूप उस परंपरा से संबंधित है, इसलिए कथन एक सही होगा। कई बार एक भौगोलिक स्थानों पर एक से अधिक घटनाओं को चित्रित स्थानों पर संयोजित किया जाता है। यहाँ केवल एक मुख्य घटना का चित्रात्मक स्थान पर दर्शाया गया है, अतः विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो देखिए आपका साबरमती से। कहाँ से। तो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा साबरमती में 12 मार्च 1930 को। कब। तो देखिए 12 मार्च ये आपका कब शुरू किया गया। तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। और यह 5 अप्रैल, देखिए यह आपका 5 अप्रैल 1930 तक आपके दांडी यानी नवसारी में चला। यह आपका क्या था। यह अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था। और यह ब्रिटिश राज्य द्वारा नमक पर एकत्रित किए गए कर के खिलाफ था। और गांधी जी ने वाष्पीकरण के माध्यम के नमक का उत्पादन करके इसे विरोध किया था। इसमें अमेरिकी कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग, जेम्स बेबेल और अन्य लोगों की काफ़ी प्रभावित किया। इसे सफ़ेद बहने वाली नदी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि सभी लोग सफ़ेद खादी पहनकर इस मार्च में भाग लिया। गांधी जी ने इसे गरीबों का संघर्ष कहा। इसके कारण बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन देखी गई और भारतीय ब्रिटिश कपड़ों और सामानों का आपका बहिष्कार किया गया। ये देखिए 66 कह रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए अगर बात करें 66 में तो विकल्प नंबर बी कहाँ पे। तो लंदन में। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर। देखिए द्वितीय आपका है दूसरा, तो आपका 7 सितंबर 1931 में। कब। तो 1931 में। और 1 दिसंबर और 1931 में आपके लंदन में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजिनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं को प्रतिनिधित्व आपका किया। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने जाएंगे। कह रहा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने जाएंगे। तो नई दिल्ली, अलीगढ़, औरंगाबाद और आगरा। तो 67 का देखिए विकल्प नंबर
विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है और यह है आपका 1556। देखिए 1556 में हुमायूं की मृत्यु के हुमायूं की मृत्यु के उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद हुई थी और एक अष्टकोणीय संरचना का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। बाद में हुमायूं ने इस पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया। बाद में इसी की जगह सीढ़ियाँ से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई और यह पुराना किला के केंद्र में स्थित है और इसके आसपास बहुत सारे आगंतुक देखे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि आयात, देखिए एक मिनट थोड़ा छोटा कर दूं, चारों विकल्प देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि आयातित खाद्य तेलों की मात्रा पिछले 5 वर्षों में खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक है। और यहीं सेकंड कह रहा है सरकार सभी आयातित खाद्य तेलों में एक विशेष मामलों के रूप में कोई सीमा शुल्क नहीं लगाती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए आपका हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। लेकिन देखिए खाद्य तेलों की मांग जो है वह ताड़ के तेल के अलावा तिलहनों से निकाली गई है, घरेलू उत्पादन की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो आयात पर निर्भर आवश्यकता का 60%, कितना आवश्यकता का आपका 60% के लिए अग्रणी है। इसलिए कथन आपका एक सही होगा। और निम्नलिखित में से किसने हाल के दिनों में, देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल के दिनों में हाल के दिनों में मानवीय गतिविधियों के कारण अत्यधिक सूख गया। क्या रंग निम्नलिखित में से किसने हाल ही के दिनों में मानवीय गतिविधियों के कारण अत्यधिक सूख गया? तो देखिए क्या कह रहा है आपका अरल सागर, काला सागर, बैकल झील। तो निम्नलिखित का कूट का उपयोग करके सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर 69 का हमारा हो जाएगा ए अरल अरल सागर। देखिए अराल सागर मध्य एशिया में स्थित एक खारी झील है जो कभी दुनिया का चौथी सबसे बड़ी नमक झील थी। नासा के अनुसार पिछले 50 वर्षों में अरल सागर मुख्य रूप से आसपास के क्षेत्रों में कृषि उपयोग के लिए पानी की आपकी व्यववर्तन के कारण अपने मूल आकार का लगभग 75% आपका कम हो गया। कितना? 75% आपका लगभग कम हो गया। अराल सागर की गहराई आपको देखें तो 1960 के दशक में यह आपकी कितनी थी? तो आपकी 68 मीटर आपकी इसकी गहराई थी और यह घटकर वर्तमान में आपकी कितनी रह गई है? तो घटकर यह आपका वर्तमान में प्रेजेंट में आपका घटकर कितनी रह गई? तो आपकी 10 मीटर रह गई है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको सही जोड़े पर विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित में से सही जोड़े पर आपको विचार करना है 70 नंबर में। तो देखिए चापा चरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो चापा चरकूट त्यौहार आपका मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? देखिए विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले का हमारा मिजोरम यानी ये मिजोरम हो जाएगा। और देखिए और खोंगजोंग क्या कर रखा है आपका, जो आपका खोंगजोंग पर्वत गिद्ध रखा है वह कहाँ पे? तो आपका मणिपुर में। बाकी ये आपका ये तीसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यही हमारे सत्य हो जाएंगे। जो आपका चापाचार कूट त्यौहार है मिजोरम में और खोंगजोंग पर्वत गिद्ध जो आपका है वह मणिपुर में। आगे देखिए क्या कह रहा है 71 नंबर। भारत ने वस्तुओं की भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को लागू किया ताकि डैश डैश के दायित्वों का अनुपालन किया जा सके। तो कह रहा विकल्प ILO, IMF, UNCTAD, WTO। तो देखिए 71 का हमारा जो विकल्प हो जाएगा वह WTO हो जाएगा। देखिए अगर बात करें भारत ने वस्तुओं के लिए भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को लागू किया ताकि WTO को दायित्वों का अनुपालन किया जा सके। आगे देखिए क्या कह रहा है, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है, एक बार मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दूं। देखिए कह रहा है कि भारत में राज्यों सरकारों के पास गैर कोयला खानों की नीलामी करने की शक्ति नहीं है। और यहीं सेकंड कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है
और यहीं थर्ड कह रहा है कि राजस्थान में लोहे अयस्क की खदानें हैं और उपरोक्त में से कथन कौन सा सही है। देखिए 72 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, केवल तीसरा हमारा जो हो जाएगा वह आपका सत्य हो जाएगा। देखिए राजस्थान में लोह अयस्क भंडार जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, दौसा, बांसवाड़ा जिले में स्थित है, इसलिए आपका कथन सही नंबर आपका 3 होगा। आगे देखिए कह रहा लोकसभा या विधानसभा में चुनाव खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी वर्ष आपकी होनी चाहिए। देखिए 73 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, मिनिमम आपका कितना हो जाइए, तो आपका 25 ईयर। देखिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 74 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अयंकर समिति और ठक्कर आयोग। देखिए 4 विकल्प है, तो आपका देखिए 74 का जो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। देखिए कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों पर सिफारिश करने के लिए 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। इसे आंतरिक आपातकाल आपका 1975 से 77 के दौरान आवश्यक माना गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा विचार कीजिए कि लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। तो देखिए आपका अगर लोकसभा की अधिकतम ताकत की बात करें तो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 552। संविधान द्वारा विचार किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम जो ताकत हो सकती है वह 552 है और लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों का प्रतिनिधित्व से बनी है। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और गठन के बारे में है। तो देखिए 76 की बात करें तो 76 में हमारा विकल्प नंबर डी, 124 अनुच्छेद 100 देखिए 76 है ना, हाँ 124 भारतीय संविधान में, देखिए अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 77 कह रहा कि जब धातु की एक अंगूठी को गर्म किया जाता है तो उसके छेद को क्या कहते हैं। तो कह रहा कि विस्तार है और संकुचन है, और सी कह रहा है उसके पास के अनुसार विस्तार या संकुचन है, और डी कह रहा है विस्तार के गुणांक के अनुसार विस्तार या संकुचन है। तो देखिए 77 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, विस्तार। जब धातु की एक अंगूठी को उष्मा किया जाता है तो जो धातु का विस्तार के कारण अंगूठी का छेद फैलता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उष्मा धातु के अणुओं में ऊर्जा की आपूर्ति करती है और जो कंपन करना शुरू करते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिसके कारण धातु के सतह छिद्रों में धातु के कारण देखिए जिस कारण धातु के सतहों क्षेत्र में वृद्धि होती है और धातु के इस विस्तार के कारण छेद का व्यास भी बढ़ जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 77 नंबर, ये तो हो गया 77। 78 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा विकसित होती है। कह रहा कि ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके कारण जो है प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा विकसित होती है, तो 78 का हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो आमतौर पर ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ती है, और एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि उत्पादन के कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा से कम होती है। और बात करें तो पानी की उपस्थिति में एक प्रबल अम्ल जल्दी अलग हो जाएगा और आपका ऊष्मा विकप्त करेगा, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया नहीं है।
आगे देखिए 79 नंबर क्या कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो कह रहा है वेग में परिवर्तन, वेग और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो 79 का देखिए कई बार क्या करते हैं सभी लोग, यहाँ पे देख के उपरोक्त सभी लिखा है तो इसको जो है करेक्ट मार देते हैं, जो कि उनका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इस वजह से आपका बुद्धि का यूज करना है। देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 79 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो रहा है, यही कह रहा है ना, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो क्या होता है, वेग और तरंग जो है वह धैर्य में परिवर्तन हो जाते हैं। क्या, तो ध्वनि का वेग तरंग धैर्य के समानुपाती होता है, इसीलिए ध्वनि का वेग दुगुना हो जाता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका तरंग दैर्घ्य में आपकी दुगुना हो जाती है। ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि के स्रोत पर निर्भर करती है, संचार के माध्यम पर नहीं, इसलिए यह आपकी परिवर्तित नहीं होती है। और देखिए क्या कह रहा है 80 नंबर, अपने कमरे में ज़मीन पर खड़ी क्या कह रहा है, अपने कमरे पर ज़मीन पर पड़ी एक बड़ी डिब्बी के खिसकाने के लिए रेशमा को एक बल लगाना चाहिए जो निम्नलिखित में से किस बल से अधिक हो। कह रहा सामान्य बल से, मांसपेशियों बल से, स्थैतिक घर्षण से और गुरुत्वाकर्षण बल से। देखिए 80 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण से। देखिए स्थैतिक घर्षण विरोधी बल जो तब सक्रिय होता है जब शरीर सतह से आगे बढ़ता है लेकिन वास्तविक गति अभी तक शुरू नहीं होती है, इसलिए कमरे में ज़मीन पर पड़ी एक बड़ी डिब्बी को खिसकाने के लिए रेशमा को स्थैतिक घर्षण से अधिक बल लगाना चाहिए। और देखिए 81 क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा की है। कह रहा मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा। देखिए 81 का हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखिए भारत और बांग्लादेश की जो आपकी 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह दुनिया का आपका 5वीं सबसे बड़ी लंबी भूमि है, जिसमें पश्चिम बंगाल की लंबाई की बात करें तो पश्चिम बंगाल देखिए आपका कितना है, पश्चिम बंगाल जो है आपका, यह इसकी जो लंबाई है वह 2217 किलोमीटर है। और अन्य 4 राज्य सीमा की लंबाई त्रिपुरा की देखिए, त्रिपुरा की आपकी कितनी है, त्रिपुरा की आपकी 856 है, त्रिपुरा की 856 है। और मेघालय की कितनी, तो मेघालय की 443 है। और एक कौन है, तो असम की 262 है, असम की 262 है। और एक कौन बचा, तो मिजोरम की 180 किलोमीटर है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आपको केंद्र सरकार द्वारा घोषित वैभव फेलोशिप पर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूं। देखिए कथन अभी आपको दे रखा है, कह रहा कि फेलोशिप NIRI शोधकर्ताओं को भारत में एक शोध संस्था या शैक्षणिक संस्था के साथ वर्ष में न्यूनतम 1 महीने से अधिक 2 महीने तक काम करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और यहीं सेकंड निर्देश कह रहा कि शीर्ष QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल संस्थानों को शोधकर्ताओं फेलोशिप के लिए पात्र होंगे। तो देखिए इसमें आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। तो अगर बात करें तो 82 का हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 82 का विकल्प नंबर हमारा सी, पहला और दूसरा हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, पहला भी हो जाएगा। देखिए पहला भी और दूसरा भी। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने वैभव फेलोशिप का अनावरण करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए है, इसलिए आपके दोनों कथन सत्य होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 83 नंबर, कह रहा कि निशस्त्रीकरण और आपके अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। यह मनाया जाता है आपका 5 मार्च को। देखिए निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 5 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा श्रीलंका के उस बैंक का नाम क्या है जिसने, श्रीलंका के उस बैंक का क्या नाम है
तो श्रीलंका के उस बैंक का क्या नाम है जिसने मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक भारतीय रुपये मूल्य को नेस्ट्रो खाता खोला है? तो कह रहा संपत बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, पीपुल्स बैंक और सीलन बैंक। तो देखिए यह कौन सा बैंक है? यह आपका है सीलन बैंक। देखिए श्रीलंका अर्थात सीलन बैंक। देखिए श्रीलंका के उस बैंक का नाम सीलन बैंक है जिसने मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक भारतीय रुपये मूल्य वर्ग के नास्ट्रो खाता खोला है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 85 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे 23 दिसंबर 2022 को प्रकाशमय 15वें एनर्जी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया का विजेता घोषित किया गया है। तो देखिए 85 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी, NHPC लिमिटेड को। देखिए निम्नलिखित में से किसे 23 दिसंबर 2022 को प्रकाशमय 15वां एनर्जी अवार्ड्स 2022 के बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया का विजेता घोषित किया है? यह आपकी कंपनी है NHPC लिमिटेड। देखिए NHPC लिमिटेड को 23 दिसंबर 2022 को 15वां एनर्जी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और यह सर्वश्रेष्ठ वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा पावर कंपनी के विजेता के रूप में सम्मान मिला। इसे जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में श्रेणी में सम्मानित किया गया और NPGC लिमिटेड को पास वर्तमान में 24 बिजली घरों में 7071 मेगावाट की स्थापना के आधार है। पुरस्कार इनर्सिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। और देखिए कह रहा है कि भारत में आपके उत्प्रवाही द्रव्य हार्ड मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? कह रहा मुद्रा प्लस, RBI में आरक्षित निधि, शुद्ध GDR, शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। 86 का विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए ब्याज दरों के अंतरमर का अल्पकालिक लाभ अर्जित करने के लिए एक देश से दूसरे देश में धन की प्रवाह को अतिशीघ्र चायलपान कहा जाता है और एक वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद यानी GDR क्या? तो आपका GDR यानी एक विदेशी क्या कह रहा है? तो एक वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद यानी GDR के एक बैंक प्रमाण पत्र है जो एक विदेशी बैंक को शेयर के लिए एक से अधिक देश में जारी करेगा। और देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश में किसी व्यवस्था पर एक नियंत्रित खामित्व के एक निवेश के एक दूसरे पर आपके स्थित इकाइयां हैं। कह रहा कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो कह रहा विश्वनाथन आनंद, गीत सेठी, सचिन तेंदुलकर और धनराज पिल्ले। तो देखिए 87 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा विश्वनाथन आनंद को। देखिए विश्वनाथन आनंद पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। उन्हें वर्ष 1991 में, कब? तो 1991 और 92 में प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 साल की अवधि में खेले गए क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह प्राप्त किया जा सकता है और इसकी स्थापना 1991 और 92 के बीच की गई थी और यह पुरस्कार एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार राशि में आपका दिया जाता है। और अभिनव बिंद्रा इस पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। आगे देखिए कह रहा है 88 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसने लेह में भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र जिसे भारतीय मौसम विभाग द्वारा स्थापित किया गया है इसका उद्घाटन किया है? तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद और डॉक्टर हर्षवर्धन और अमित शाह। तो देखिए 88 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत के सर्वोच्च गौतम केंद्र का उद्घाटन लद्दाख में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। केंद्र की स्थापना भारतीय मौसम विभाग द्वारा की गई है और यह आपका समुद्र तल से आपका कितना है? तो 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह हिमालय में स्थित भारत का दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र है जबकि ईटानगर में आपका पहुंचता है। आगे देखिए आपका 89 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो कह रहा है नेपाल, बांग्लादेश,
अफ़गानिस्तान और म्यांमार। देखिए 89 का हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा म्यांमार। देखिए म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ सार्क। देखिए यह आपका 8 दिसंबर कब? 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित किया गया था। एसोसिएशन का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। कह रहा कि चेरा पनहरा अनुष्ठान संबंधित है। कह रहा पंजाब की बैसाखी, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, गुजरात की नवरात्रि और उड़ीसा का रथ यात्रा। देखिए 90 का विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, उड़ीसा का रथ यात्रा। देखिए चेरा पनहारा अनुष्ठान उड़ीसा का रथ यात्रा से जुड़ा है। त्यौहार के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनकी भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों का जगन्नाथ मंदिरों से गुड़िचा मंदिर तक रथों पर ले जाया जाता है। आगे देखिए कह रहा है लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? देखिए पढ़ते ही पता चला कि आपके बिहार का। देखिए लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से बिहार राज्यों से प्रसिद्ध है। लिट्टी चोखा लिट्टी गेहूं के आटे से बनी एक लोई होती है, जिसमें सत्तू और चने का आटा को मसाले के साथ भर दिया जाता है और गाय के उपले, लकड़ी या कोयले पर भूना जाता है और घी के साथ परोसा जाता है। लिट्टी को चोखा के साथ खाया जाता है, जिसे बैगन, आलू और टमाटर के मसालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, वी द पीपल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो टी.एन. कैली, जे.आर.टी.डी. और खुशवंत सिंह। तो 92 का अगर बात करें, देखिए एक विकल्प और दे रखा है आपका 82 है ना, तो देखिए 92 में एक विकल्प आपका कौन सा और होगा? तो देखिए नाना भोयो पालिकवाल क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, नाना भोयो पालकीवाला। देखिए अगर बात करें द पीपल पुस्तक के लेखक नाना भोयो पालकीवाला है। बी द पीपल नाना भोयो पालकीवाला द्वारा लिखित भारतीय राजनीतिक ढांचे और इनकी विचारधाराओं और प्रथाओं पर एक प्रावधान है। हम द पीपल के कहानी ए पालकीवाला की नज़र में एक सामाजिक टिप्पणी के रूप में देखा जा सकता है। आगे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज ए नेचर पोएट। देखिए नेचर पोएट यानी प्रकृति पर कविता। देखिए 93 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका क्या नाम था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ था। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम ऑफ्टन फ्यूचर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर और लैंडस्केप एंड द हैज बीन कॉल्ड ए नेचर पोएट बिकॉज ऑफ हिज फोकस ऑन द ब्यूटी पावर ऑफ नेचर वर्ल्ड। विकल्प नंबर बी ऑप्शन हम करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि 94 नंबर किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश घरों को नीचे दिए अनुसार विवरण दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों की कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो ये आपका कौन सा राज्य होना चाहिए? तो ये आपका कौन सा राज्य होना चाहिए? 94 के विकल्प की बात करें तो देखिए यह आपका राज्य होना चाहिए राजस्थान। देखिए यह राजस्थान राज्य होना चाहिए। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों को दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है और घरों की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको सही बताना है। तो कह रहा कि ट्रांसमीटर का उद्देश्य स्रोतों द्वारा उत्पादित संदेश संकेत का चैनल के माध्यम से प्रसारण के लिए उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना है। और ये सेकंड कह रहा है कि रिसीवर जानकारी के उपयोगकर्ता को देने के लिए मूल संदेश संकेत में एक पहचानने योग्य के रूप में फिर से बनता है। तो देखिए 95 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा। देखिए पहला और दूसरा हमारा 95 में करेक्ट हो जाएंगे। देखिए संचार प्रणाली में ट्रांसफार्मर एक स्थान पर स्थिर होता है
और रिसीवर ट्रांसफार्मर से अलग किसी अन्य स्थान यानी दूर या पास या स्थित होता है। चैनल के भौतिक माध्यम से उन्हें जोड़ता है और ट्रांसमीटर का उद्देश्य सूचना के स्रोत द्वारा उपस्थित संदेश संकेत के चैनल के माध्यम से प्रसारण किया जाता है। और बात करें तो रिसीवर जानकारी के उपयोगकर्ता के लिए मूल संकेत के पहचानने योग्य के रूप में फिर से बनाया जा सकता है। आगे देखिए 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी का डिवाइस नहीं है। तो प्लाटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर और स्पीकर। तो देखिए 96 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा प्लास्टर। प्लास्टर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग जो होता है आपका वह बनाए गए डिजाइन और ड्राइंग के भौतिक प्रतियों बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो कह रहा है लखनऊ, भोपाल, दिल्ली और देहरादून। तो 97 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका देहरादून। वन अनुसंधान FRI उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और 1906 में देखिए 1906 में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्थापित किया गया था। यह अपनी तरह सबसे पुराने संस्थाओं में से एक है। यह भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का यह संस्थान है और भारत में वानिकी अनुसंधान का क्षेत्र का एक प्रमुख संस्थान है। आगे देखिए क्या कह रहा है 98 नंबर कह रहा है कि अप्रैल 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन पर एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका शीर्ष है कि बिरसा मुंडा जनजाति नायक किसके द्वारा लिखी गई है। 98 का देखिए और भी आपका विकल्प दे रखा है। तो क्या और विकल्प है। तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल क्या हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा लिखा गया था और यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन पर वनवासियों के योगदान का सबसे लाने का एक व्यापक प्रयास है। आगे देखिए 99 क्या कह रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा कि देखिए क्या कह रहा है कथन कि पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है। और देखिए यहीं क्या कह रहा है। कह रहा कि यह भारत में सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का कवर प्रदान है। और यही थर्ड कह रहा है कि यह सेवा के बिंदु पर लाभार्थी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। तो कह रहा है नीचे कूट का प्रयोग सही उत्तर करना है। तो देखिए 99 में विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर डी पहला, दूसरा और तीसरा हमारे करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। कथन एक सही होगा। या देखिए कथन एक तो आपका सही होगा और यह भारत में सार्वजनिक और निजी पैनल वाले अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख का कवरेज प्रदान करेगा। और विकल्प 2 भी सही हो जाएगा। और तीसरे की देखिए कि तीसरा क्या कह रहा है कि कवरेज आपका 10,74 करोड़ 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर हकदार परिवार लगभग 50 करोड़ से लाभार्थी इन लाभार्थी के पात्र हैं। सेवा के बिंदु पर लाभार्थियों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। तो कथन हमारा तीसरा भी सही हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे का कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है जो कि आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और बी कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है और जिसका उद्देश्य गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का सफाई कायाकल्प करना है। उनमें उन राज्यों को शामिल किया गया है जहां से होकर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, ना कि केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के गांव। तो देखिए
विकल्प बी हमारा सत्य हो जाएगा। तो ये हमारे थे 40 प्रश्न। 40% में आपका क्या रहा स्कोर, कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। और आपको एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पे नए हैं। इसी तरह के आपके देखिए, मैं आपको एएलपी का भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एएलपी और टेक्नीशियन का भी मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, और साथ साथ आपकी एनटीपीसी की भी चल रही है। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करती हैं। आप सब तैयारी करते रहिए और आप सभी जो है कामयाब हो, और आज का दिन आप सभी का शुभ हो। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।